3 start. Hello, good morning, students. We have already started the chapter number 11, English in India. लास्ट क्लास हमने ये स्टार्ट कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया किस तरीके से पहुंची, राइट, कैसे वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है और किस तरीके से वेस्टर्न इंग्लिश को प्रमोट किया जाने लगता है। मैंने आपको होमवर्क्स भी दिया था, आई होप आपने होमवर्क्स कर लिया होगा ना। स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इस चैप्टर्स का। In the meantime, a portion of the local population, especially the middle class, had already been learning English to secure government jobs. इसी बीच क्या होता है, जो मिडिल क्लास का एक जो हिस्सा होता है, पॉपुलेशन का एक हिस्सा मिडिल क्लास का, वे ऑलरेडी इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके थे अब गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करने के लिए। उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए था और अब गवर्नमेंट जॉब किस में मिलती थी, केवल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से। तो वे लोग इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके थे। बिजनेस वॉज आफ्टर ऑल टू बी एज कंडक्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स ऑफ द कंट्री। और आखिरकार जो बिजनेस है वो सभी कंट्री के शासक के लैंग्वेज में ही होना था। और कंट्री का जो रूलर थे वो कौन थे इस वक्त, ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश लैंग्वेज किसको प्रेफर करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो सारे बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होने थे। Raja Ram Mohan Roy was especially vocal about the adoption of both British education and English। देखो एक नेम यहाँ पे आया है, राजा राम मोहन राय, जो कि ये कहते हैं ब्रिटिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज को, दोनों को वो एडॉप्शन के पक्षधर थे। दोनों चाहते थे कि हाँ, इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाई जानी चाहिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि राजा राम मोहन राय ने ऐसा क्यों किया, ये तो ब्रिटिश सारे थिंग्स है, तो ब्रिटिश चीज़ों को, ब्रिटिश थिंग्स को, इंग्लिश लैंग्वेज को, ब्रिटिश एजुकेशन को यहाँ पर राजा राम मोहन राय क्यों सपोर्ट कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये आपको क्लियर होगा। दाउ हिज गोल वॉज सोशल रिफॉर्म रादर दैन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हालांकि देखो, जो राजा राम मोहन राय थे ये बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा सोशल रिफॉर्म चाहते थे, यानी कि सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते थे, सोसाइटी में सुधार चाहते थे। उसमें बहुत सारे एविल्स भी थे। फॉर एग्जांपल सती प्रथा था, राइट, चाइल्ड मैरिज था। तो इन सभी चीज़ों को वो क्या करते थे, वो से हटाना चाहते थे। He helped set up the Hindu College at Calcutta, now Kolkata, in 1817 and wrote books and journals in English। उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज के इस्टाब्लिशमेंट में भी हेल्प किया 1817 में, एंड इंग्लिश में उन्होंने कुछ जर्नल्स भी लिखे। जर्नल्स क्या होते हैं, पत्रिकाएं, जो मैगजीन्स होते हैं, मैगजीन्स भी लिखा और साथ में कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखा। नाउ सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। Other Indian writers of prose and verse around this time included Kashi Prasad Ghosh, मोहनलाल हसन अली, माइकल मधुसूदन दत्त एंड हेनरी विवियन डेरोजियो। इसी टाइम के दूसरे जो राइटर्स थे, प्रोज लिखने वाले एंड वर्ड्स लिखने वाले। प्रोज मीन्स क्या होता है, जो स्टोरी लिखते हैं, राइट, एंड वर्ड्स मीन्स क्या होता है, वर्ड्स मीन्स जो पोएम को लिखते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें जो अदर राइटर्स थे जो स्टोरी लिखते थे, जो पोएम्स लिखते थे, उनमें से कौन कौन थे, काशी प्रसाद घोष, मोहनलाल हसन अली, माइकल मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। काशी प्रसाद घोष वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू पब्लिश अ वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और काशी प्रसाद घोष जो है पहले इंडियन राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री का कोई एक वॉल्यूम्स पब्लिश किया था, यानी कि इंग्लिश पोइट्री जो है इंडिया में, पोइट्री का उन्होंने एक बुक ही पब्लिश किया था। ऐसे करने वाले वो फर्स्ट इंडियन राइटर थे। दिस वॉज अराउंड द मिड 19th सेंचुरी। और ये कब का टाइम था, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1850 के अराउंड का टाइम है ये। ही ऑल्सो एडिटेड एन इंग्लिश वीकली। और इन्होंने क्या क्या, एक इंग्लिश वीकली को भी एडिट करने का काम किया था। इंग्लिश वीकली का मतलब होता है जो मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, जो सप्ताह में आते हैं, उसको हम इंग्लिश वीकली बोलते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त रोट वर्स। माइकल मधुसूदन की बात करें तो उन्होंने पोएम्स लिखे, प्रोज लिखी एंड ड्रामाज भी लिखे। और ये सारे किस लैंग्वेज में थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने लिखे। इंग्लिश एंड बंगाली विद इक्वलेज। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि माइकल मधुसूदन दत्त ने पोएम्स लिखे, प्रोज लिखे एंड ड्रामास लिखे, बंगाली एंड इंग्लिश लैंग्वेज में
एकदम से बहुत ही समानता के साथ लिखे, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स आया। बंगाली में भी वो इतनी ही सुगमता से लिख सकते थे और वो इंग्लिश में भी लिख सकते थे, और उन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में सभी थिंग्स को लिखा। हिज नैरेटिव पोएम्स द कैप्टिव लेडी वॉज पब्लिश्ड, तो उनका एक नैरेटिव पोएम्स भी पब्लिश हुआ था। याद रखना, द कैप्टिव लेडी, ठीक है। नैरेटिव पोएम्स के क्या मतलब होता है? वैसे पोएम्स जो एक स्टोरी को टेल करते हैं, जो स्टोरी को बताती है, उसे हम नैरेटिव पोएम्स बोलते हैं, ठीक है। अराउंड दिस टाइम द दत्स, देखो दत्त कहने का क्या मतलब हुआ? दत्त मतलब दत्त के जितनी भी फैमिली है, अभी मैंने एक दत्त का नाम याद किया था, माइकल मधुसूदन दत्त, आगे हम तोरू दत्त को देखेंगे। तो जितने भी दत्त फैमिलीज हैं उनको बोला जाता है नॉन एज इंडो एंग्लियन लिटरेचर्स फर्स्ट फैमिली केम ऑन द शीन। पहली बात याद रखना है कि दत्त फैमिली को हम क्या बोलते हैं? इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन मतलब वैसे इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडो एंग्लियन। तो ये फर्स्ट टाइम दत्त फैमिली लिटरेचर में हमें देखने को मिला कि दत्त फैमिली जो है वो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करे। टू दिस, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। टू दिस फैमिली बिलोंग द ब्रिलियंट तोरू दत्त। अभी देखो, इसी फैमिली से एक और ब्रिलियंट पोएट बिलोंग करती है जिसका नाम तोरू दत्त है, ऑफन रेफर टू एज इंडियाज इमली ब्रॉन्टी। देखो, इसको इंडिया का इमली ब्रॉन्टी बोला जाता है। अभी आप इमली ब्रॉन्टी से परिचित नहीं है, राइट। इमली ब्रॉन्टी जो है, ये ब्रॉन्टी सिस्टर्स में 3 ब्रॉन्टी सिस्टर्स हुए थे, ठीक है। फर्स्ट है शार्लेट ब्रॉन्टी, इमली ब्रॉन्टी और एन ब्रॉन्टी। तो ये तीनों सिस्टर, एक बात बता दो इसके बारे में कि ये जो तीनों सिस्टर्स थे, इमली ब्रॉन्टी, शार्लेट ब्रॉन्टी एंड एन ब्रॉन्टी, ये तीनों ने जब वर्क्स लिखा था उसमें भी वीमेंस का जो कंडीशन था बहुत अच्छा नहीं था। तो इन्होंने अपने वर्क्स को एक मेल के नाम से पब्लिश कराया था, अपने ओरिजिनल नेम से इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं कराया था। तो इमली ब्रॉन्टी का एक वर्क्स भी आया था वेदरिंग हाइट्स के नाम से, ठीक है। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इस जो तोरू दत्त है, तोरू दत्त को किससे कंपेयर किया जा रहा है? इमली ब्रॉन्टी को। इंडिया का इमली ब्रॉन्टी बोला जाता है तोरू दत्त को, राइट। सी वॉज क्रिएटिव, लर्नड एंड अ प्रोलिफिक पोएट। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लर्न पोएट थे, एंड सी वॉज अ प्रोलिफिक पोएट। प्रोलिफिक पोएट का मतलब होता है वैसे राइटर्स जो अपने दम पे बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखने की काबिलियत रखते हो। हर फर्स्ट वर्क इज़ द क्लासिक अ शेप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स। उनका एक फर्स्ट वर्क आया था जो कि एक माइलस्टोन प्रूफ हुआ, और उस वर्क का नाम था अ शेप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके वर्क से याद रखना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है, राइट। द नंबर ऑफ इंडियंस एजुकेटेड इन इंग्लिश रोज रैपिडली। लेकिन इसी टाइम क्या हुआ? अभी मैंने बताया कि सारे जो पॉसिबिलिटी हैं जॉब के अपॉर्चुनिटीज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू आना शुरू हो गई। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले का जो नंबर्स है, पर्सन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। सभी लोग इंग्लिश सीखने लगे, सभी चाहते थे कि इंग्लिश सीखे, और ये नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। However, Lord Macaulay's vision of producing English educated interpreters who would be Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect backfired on the British in the long run. देखो, समझने की कोशिश करो, ये लंबी सी लाइन है, राइट। फिर भी यहाँ पे जो लॉर्ड मैकले का जो विज़न था, लॉर्ड मैकले ने क्या सोचा था कि हम ऐसे इंडियंस को प्रोड्यूस करेंगे जो ब्लड एंड कलर से तो इंडियन रहेंगे, लेकिन इंग्लिश वो टेस्ट से वो इंग्लिश होंगे, विचारों से, है ना, ओपिनियंस मीन्स विचारों से, मॉरल्स मीन्स नैतिकता से, और बुद्धि से, इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि से, आचरण से वे क्या होंगे? इंग्लिश होंगे। मतलब वो ऐसे इंडियंस को प्रोड्यूस करना चाहते थे जो केवल कलर और ब्लड से ही इंडियन रहेंगे, बाकी अपने व्यवहार से, अपने ओपिनियन से, आचरण से, नैतिकता से वो इंग्लिश होंगे। ऐसा विजन किसका था? लॉर्ड मैकले का। लेकिन ये सारा क्या हुआ? बैक फायर ऑन द ब्रिटिश इन द लॉन्ग रन। लेकिन आगे चलकर आखिरकार ये जो है उसके लिए अपोजिट हो गया, है ना, उल्टा पड़ गया।
क्यों, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में वो किस तरीके से उल्टा पड़ गया। बोलते हैं ना कभी कभी कोई काम जब हम खुद से करते हैं तो वो काम हमारे लिए ही उल्टा पड़ जाता है। यदि हम खुद के लिए गड्ढे खोदते हैं तो गड्ढे हमारे लिए भी खुदे होते हैं। सेम टाइम्स इन्होंने इंग्लिश तो यहाँ पे इंडिया में लाया ये सोचकर कि ये हमारी जो है वो हेल्प करेंगे, राइट, ये इंडियंस जो होंगे वो इंग्लिश मैन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये उल्टा प्रूफ हो गया। वो कैसे, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ्स में देखेंगे। फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर to Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Gandhi to Jawaharlal Nehru, many prominent freedom fighters had received education in English but chose to uphold their own vision for India। देखो यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले तक, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, मैंने जो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपना एजुकेशन तो रिसीव करा इंग्लिश में पढ़ाई करा, लेकिन इन्होंने जो है इंडिया के लिए अपनी दृष्टिकोण बनाए रखने का इन्होंने निश्चय किया, यानी कि वो इंडिया के बारे में सोचे। इंग्लिश से उन्होंने इंग्लैंड को कोई उत्थान नहीं किया, इंग्लिश मैन के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि इंग्लिश सीखकर इंडिया के लोगों के लिए उत्थान की बात शुरू की, इनके इन्हांसमेंट की बात करने लगे। न्यूज़पेपर सच एज, और साथ ही इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स भी आनी शुरू हो गई। कौन से न्यूज़पेपर्स थे, अमृत बाजार पत्रिका, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाली में आई थी, बाद में से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका एंड द बंगाली डिस्ट आउट टू द फास्ट ग्रोविंग इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया एंड अरोज्ड पैट्रियोटिक फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो आ रही थी, अमृत बाजार पत्रिका और द बंगाली, ये दोनों थे, बहुत ही तेज़ी से लोगों के बीच पहुंच जा रही थी। अब चूँकि ये दोनों जो न्यूज़पेपर्स थी वो किस में थी, इंग्लिश में। यदि ये दोनों इंग्लिश में आ रहे थे तो कॉमन लोग कैसे समझ पाते, चूँकि इसीलिए अब क्या हो रहा था, इंग्लिश को बढ़ावा मिल रहा था, लोग इंग्लिश सीख रहे थे, तो तेज़ी से लोग इन जैसे न्यूज़पेपर्स की लैंग्वेज को वो समझ पा रहे थे। इस तरह से क्या हुआ कि लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटिया बन रहे थे, मतलब ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बढ़ रहे थे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग से पढ़ लिख पा रहे थे। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड अरोज्ड पैट्रियोटिक फॉरवर्ड। और देखो जब इन न्यूज़पेपर्स को वो पढ़ पा रहे थे तो इन न्यूज़पेपर्स में इसमें स्वदेश प्रेम से रिलेटेड इतनी सारी बातें होती थी कि लोग उसमें देशभक्ति की भावनाएं उसमें भरने लगती थी। पैट्रियोटिक फॉरवर्ड मीन्स देशभक्ति की भावना। तो ये सब पढ़ के वे क्या होते थे, फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए सोच रखते थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देशभक्ति उसके अंदर भर रहे थे। कौन, अमृत बाजार पत्रिका एंड द बंगाली, राइट। लेटर मीन्स बाद में। द न्यूज़पेपर सच एज द पीपल, बाद में और भी न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि द पीपल, राइट, द पीपल, द ट्रिब्यून एंड द सर्च लाइट। तो और भी न्यूज़पेपर्स इंग्लिश में आए, द पीपल, द ट्रिब्यून एंड द सर्च लाइट टुक अप द कॉज ऑफ फ्रीडम। और सेम न्यूज़पेपर्स ने सेम यही वर्क करा कि इन्होंने इंडिया के फ्रीडम की बात करने लगे, लोगों को अवेयर किया, लोगों में इंस्पिरेशन भरा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें काम करने की बात बोला, लोग स्वदेश को चाहने लगे, लोग फ्रीडम चाहने लगे, राइट। लीडर्स विद अ साउंड एजुकेशन इन इंग्लिश केम टू द फोर फ्रंट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और वैसे लीडर्स जिनके इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी, उन्होंने पूरे मास को, पूरे इंडियन पीपल को फ्रंट पे आके मूवमेंट को लीड करना स्टार्ट किया। फ्रीडम जो मूवमेंट है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन जो है, उसको बहुत ही सामने से लीडिंग करना शुरू किया, क्योंकि वे लोग इंग्लिश को समझ सकते थे, वे ब्रिटिशर्स को भी समझ सकते थे और इंडियन लोगों को भी समझ सकते थे। तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पॉलिसी भी समझ में आ रही थी। इंग्लिश इवेंचुअली टर्न इनटू अ वाइटल लिंक of communication for patriotic Indians from different concerns of the vast subcontinent। लास्ट है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है,
इस तरीके से देखें कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के बीच में। लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो अंग्रेज के बीच में एंड इंडियंस पीपल के दोनों को बातों को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक जरिया बन गया, एक मीडियम बन गया, और इस तरीके से जो है इंडियन पैट्रियोटिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंग्लिश लैंग्वेज। इस वॉस सब कंटिनेंट मीन्स यहाँ इंडिया की बात की जा रही है, राइट, इंडिया। तो आई होप ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask without any hesitations, right? Here are some questions, let's revise. You will have to do yourself and feel free to contact me if you have any doubt, right? Here are 4 questions, so you will do yourself. Thank you, have a nice day.